नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे झाड़ू से दारू घोटाले के आरोपों तक केजरीवाल की ये यात्रा क्या थी, कैसी रही और अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्या कोई गलती की है जो इस तरह के आरोपों से वो लगातार घिरते जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट सब जगह मामला चल रहा है। लेकिन आज मुझे याद आ रहा है 2011 का अन्ना आंदोलन, वो अन्ना आंदोलन जो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरे देश के जो एकत्रित प्रयास है उसका प्रगटीकरण था। अगर अन्ना आंदोलन को मैं इस तरह से कहूं तो गलत नहीं होगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का अन्ना से अलग होना, झाड़ू हाथ में उठाना और झाड़ू को दिखाते हुए कि मैं इस देश की राजनीति को साफ करने आया हूं, उस पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना और इसका इतनी अप्रत्याशित सफलता, ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए बहुत मेहनत की। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने जो है राइट मुद्दे को लेकर साथ चले और इसके चलते उन्होंने पहली बार भी दिल्ली में सरकार बनाई, दूसरी बार भी दिल्ली में सरकार बनाई और पहली सफलता और उसके बाद जो दूसरी सफलता जिसमें उन्होंने 67 सीट जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली थी, वो बेहद चमत्कारिक थी। इस दौरान 2011 से लेकर आज तक मैं अरविंद केजरीवाल से कई बार मिला हूं, कई बार लंबी बहस हुई है, कई बार लंबी बातचीत भी हुई है, लेकिन इस राजनीतिक पार्टी का पतन यहां तक होगा ये मैंने नहीं सोचा था। ये पार्टी झाड़ू से सफाई करने निकले और दारू घोटाले के अंदर आ जाएगी, ये भी मैंने नहीं सोचा था। अब सवाल है, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ कैसे, अरविंद केजरीवाल आखिरकार इसके अंदर कैसे फंसे। अरविंद केजरीवाल को सबसे पहली सफलता मिली 2013 के अंदर। तो 2013 के चुनाव में अप्रत्याशित सफलता, कांग्रेस की इतनी कम सीटें आना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को उभर कर आ जाना, उसके बाद उस जो है कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनाना, उसके बाद जो दूसरी बार 2015 के अंदर चुनाव होते हैं उसके अंदर 67 सीटें लेकर आ जाना, यह बेहद चमत्कारिक था। अब जब 2015 में वो 67 सीटें लेकर आ गए और जब दिल्ली के एक छत्र राजा बन गए और जब उन्हें लगने लगा कि दिल्ली के अंदर जो 2 बड़े काम उन्होंने किए, एक सबसे पहला बिजली और पानी फ्री, ये केजरीवाल का सबसे बड़ा मुद्दा था। मैंने ये देखा था कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त नई आई थी 2014 में जीतकर, भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी कोशिश की थी कि वो चुनाव के अंदर एक अच्छा और प्रभावी जो है मुकाबला दे सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पीछे के ऑटो के पीछे के जो उनके जो विज्ञापन होते थे, वो तमाम उनके जो राजनीति के अंदर मैंने कई बार कहा कि 3 चीजें चलती है, नारा, नखरा और नाटक, और अरविंद केजरीवाल इन तीनों के बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। हालांकि इस बात के लेकर बड़ी आलोचना हुई कि उन्होंने अन्ना की मर्जी के खिलाफ अपनी सरकार बनाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते थे कि पब्लिक परसेप्शन के लिए क्या जरूरी है, राजनीतिक विमर्श कैसे खड़ा किया जाता है। तो विमर्श उन्होंने भ्रष्टाचार के आसपास खड़ा किया और दिल्ली चूंकि छोटा स्टेट है और चूंकि दिल्ली के अंदर ही आंदोलन हुआ था, तो यहां पर वो आसानी से अपनी जड़ को जमा पाए और अपना एक संगठन खड़ा कर पाए। तब कितनी बड़ी नैतिकता की बातें हुई, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, जो है मैं अपने बच्चों की कसम खाकर बोलता हूं कि कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। इससे 360 डिग्री का टर्न हर पॉलिटिकल पार्टी की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी लिया। तो क्या वो जो दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी विद डिफरेंस है, जो बीजेपी कहती थी ना बाकी पार्टियों से अलग की राग की जो है भ्रष्टाचार मुक्त कट्टर ईमानदारी की बात जो है अरविंद केजरीवाल ने लगातार की। लेकिन 2015 से लेकर 2020 तक ये उनका जो कार्यकाल हुआ, उसमें 2018-19 से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा फोकस करने लगी केंद्र के इलेक्शन पर, उसने दिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। और उसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर ध्यान दिया, अपने वोट बैंक को मजबूत किया, अपने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को मजबूत किया और जितनी तरीके से उनको वो मतलब सरकारी योजनाओं के तहत या बाकी चीजों के तहत उनको जितना पैसे से बना सकते थे, पावर से, पदों से बना सकते थे, उन सबसे उन्होंने बनाया। और 2020 में भारतीय जनता पार्टी को 2019 की जीत के बाद लगा था कि वो चमत्कार करेगी, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के अंदर वोट बैंक था। और वो वोट बैंक कहां था? झुग्गी झोपड़ी वालों में था, जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक हुआ करता था, वो जो मिडिल क्लास लोगों को बिजली का बिल और पानी का बिल नहीं देना पड़ता
सेंटर था उसके लिए था, दिल्ली की फ्री मुफ्त बसों के लिए था, मोहल्ला क्लिनिक भी उनके एक हद तक सफल हुए थे और उनका एमसीडी के स्कूल अभियान भी सफल हुआ था। लेकिन फिर आता है कोविड, फिर आता है जो कोरोना का काल था जब पूरे विश्व के अंदर दुनिया थम सी गई थी। अरविंद केजरीवाल पर जो शराब घोटाले का आरोप लगा है ये उसी वक्त का लगा है जब दुनिया कोविड के भयावह त्रासदी से जूझ रही थी। तब अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों के साथ मिलकर ये कॉन्स्पायर कर रहे थे, ये आरोप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं झाड़ू जिससे उनको राजनीति की सफाई करनी थी वहां से वो दारू तक आ गए, दारू घोटाले तक आ गए, दारू घोटाले के आरोपों तक आ गए। अब केजरीवाल को इतने लंबे वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पहले बोल रहे थे कि अब चुनाव आ गया है इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है तमाम अपोजिशन पार्टीज को। लेकिन एक बार इंटरव्यू करते वक्त मैंने अमित शाह जी से पूछा था, अमित शाह जी यहाँ तो विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने कहा था, जवाब दिया था मुझे, मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर भी किया था। बोले तो क्या विपक्ष को भी मजबूत करना सत्ताधारी पार्टी का काम होगा? और आम आदमी पार्टी एक नए उत्साह के साथ निकली थी, दिल्ली में फिर से आई, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर भी सरकार बनाई और उसके बाद उनके ऊपर वो चारों तरफ से जो है, मुझे एक हद तक लगा कि अरविंद केजरीवाल तब से लेकर अब तक उन्हें लगा कि उनका जनाधिकार बढ़ता जा रहा है। वही अरविंद केजरीवाल जो है आगे चल के मोदी को इकलौता हरा पाएंगे और इसी के लिए शायद हर पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत लगती है। लेकिन ये मामला इस तरह से होगा क्योंकि ईडी ने अपने आरोपों के अंदर कहा है कि 100 करोड़ की घूस ली दी गई है और इस घूस को लेने वालों ने 45 करोड़ रुपया जो है आम आदमी के गोवा के जो एमएलएस हैं उनको दिया है। उन्होंने माना है ऐसे 14 से 15 लोग हैं जहां तक मेरी जानकारी है, जो ईडी की चार्जशीट के हिसाब से जो लोग जो है जिन्होंने ईडी को यह बयान दिए हैं कि हाँ हमको आम आदमी पार्टी से पैसा आया था, हाँ आम आदमी पार्टी ने हमको इतनी फंडिंग कैश में की थी। तो ये भी आरोप है। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ये आम आदमी पार्टी तर्क देती है वो यही कहती है ना, पैसे की बरामदगी क्या होगी? अरे सरब साहब आप इतने स्मार्ट हैं, अगर आप किसी से रिश्वत लेते हैं तो क्या घर में रखेंगे? हाँ ऐसे भी लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिन्होंने रिश्वत भी ली, अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दी और उसके बाद जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन ये कहना कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अगर सबूत नहीं है तो फिर अभी तक जमानत क्यों नहीं मिल रही है? सवाल ये भी है, पीएमएलए का कानून है, पीएमएलए का कानून कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ये भी एक आर्गुमेंट के तौर पर आम आदमी पार्टी की बात मानी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को एक ऐसी पार्टी थी जिसने भारत की राजनीति को बदलने की बहुत उम्मीद जताई थी और एक हद तक वो काम किया भी था। लेकिन अब एक पत्रकार के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर मुझे निराशा लगती है कि वो इस तरह के आरोप में फंसी हुई है। सोचिए, झाड़ू से दारू घोटाले की आंच तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इससे क्लीन निकल कर आने में कड़ी मशक्कत का सामना करना होगा।